49 विकासखंडों में वोटिंग, 26 लाख वोटर्स करेंगे हजारों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। पंचायत चुनाव में सीएम धामी ने अपील की है कि मतदान केंद्र पर मतदाता ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और मतदान करें। वहीं पंचायत चुनाव में मतदान के लिए सीएम धामी ने अपील की है और कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचे। पंचायत चुनाव के पहले चरण का आज मतदान है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू हो गई है। हालांकि मौसम इस वक्त चुनौती बना हुआ है क्योंकि अधिकांश इलाकों में देर रात से बारिश चल रही है। प्रथम चरण के होने वाले मतदान में लगभग 26 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बता दें कि चुनाव आयोग ने जब पहले उत्तराखंड पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी किया था तब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में जब हाईकोर्ट ने रोक हटाई तो चुनाव आयोग ने एक बार फिर नई तारीखों के साथ चुनावी कार्यक्रम जारी किया। पंचायत चुनाव पर सीएम धामी ने अपील की कि उन्होंने कहा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। प्रदेश की समस्त देवतुल्य जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अपने मत से ऐसे योग्य, जागरूक और जनसेवा के प्रति समर्पित जनप्रतिनिधियों का चयन करें जो आपकी आवाज को मजबूती से उठाएं और ग्रामीण विकास की नींव को सशक्त बनाएं। आपका एक वोट सुदृढ़ पंचायती राज व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस जिले में कितने पोलिंग बूथ पर मतदान हो रहा है। जिला पोलिंग बूथ अल्मोड़ा पर 649, बागेश्वर में 461, चंपावत में 182, चमोली में 258, देहरादून में 509, नैनीताल में 312, पौड़ी में 642, पिथौरागढ़ में 378, रुद्रप्रयाग में 459। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास को ले जाने में, योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के लोगों ने हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है और विकास भी तेज गति से उनके आशीर्वाद से राज्य के अंदर बढ़ा है। अभी नगर पालिकाओं के चुनाव हों, विधानसभा के चुनाव हों, उपचुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अपना मत आशीर्वाद देकर यहाँ के देवतुल्य जनता ने विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है, प्रोत्साहन दिया है। इस चुनाव में भी, पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी हैं, उनको जिताकर विकास के पहिए को और तेज गति प्रदान करेंगे। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी मतदान अवश्य करें और मतदान में भाग लेकर अपनी भूमिका का लोकतंत्र के प्रति निर्वाह। तो देखिए, पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं चुनाव के लिए और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ स्टेशन पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हनीश खरेरा जुड़ गए हैं उत्तराखंड से। हनीश, देखिए कैसे का क्या माहौल देखने को मिल रहा है, आज मतदान हो रहा है। हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश, देखिए आज मतदान हो रहा है, कैसा क्या माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है बूथ स्टेशन पर? देखिए, आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जो पहले चरण का जो मतदान है आज उत्तराखंड में किया जा रहा है। उत्तराखंड के 12 जिलों में बात करें तो आज 12 जिलों में मतदान हो रहा है। 26 लाख जो मतदाता हैं वो आज अपना मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। 17,829 जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है। हरिद्वार जिले को छोड़ करके बाकी 12 जिलों में आज मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कहीं न कहीं जो प्रत्याशी हैं वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। आज की अगर बात की जाए तो आज हरिद्वार जिले को छोड़ करके बाकी जो 12 जिले हैं, 12 जिलों के जो 49 जो ब्लॉक हैं उनमें मतदान किया जा रहा है सुबह 8 बजे से और शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। और जिस तरह की अगर हम पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण का मतदान हो रहा है, उसके बाद 28 को दूसरे चरण का मतदान किया जाएगा। बहुत ज्यादा उत्साह भी लोगों में दिख रहा है, खासतौर से पंचायत चुनाव को लेकर के, क्योंकि काफी लेट पंचायत चुनाव प्रदेश में हो रहे हैं तो उसको लेकर के भी लोग लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने जो रोजमर्रा के जो कार्य हैं उसको छोड़ करके लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। जी,
एक तरफ उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर भी लगातार जारी है हरीश, तो सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं मतदाताओं के लिए? देखिए, जिस तरह से मौसम की अगर बात करें तो अभी हालांकि कई जगहों पर मौसम बारिश का बना हुआ है, लेकिन देहरादून के अगर हम चक्राता क्षेत्र में बात करें तो देहरादून के चक्राता, कालसी और इन जगहों पर भी आज मतदान होना है, विकासनगर में मतदान होना है। साथ ही साथ अगर हम चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी की अगर बात करें तो तमाम जगहों पर मतदान जारी है। जैसे कि अगर हम जिलेवार की बात करें तो जिलेवार जो 12 जिले हैं वहां पर आज मतदान हो रहा है। सभी जगहों पर मतदान किया जा रहा है। इसको लेकर के आज जो ऑफिशियल जो अवकाश है वो भी किया गया है। साथ ही साथ सुरक्षा की लिहाज से अगर बात करें तो क्योंकि बारिश का माहौल है, आपदा जैसी स्थिति ना हो और इसके साथ ही लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से पूरी तैयारी है। और दूसरी तरफ जो एसडीआरएफ की जो टीम है, एनडीआरएफ की जो टीम है वो तैनात की गई है ताकि लोगों की मदद की जा सके। हालांकि जो लोगों का कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बहुत अच्छा समय नहीं है इस समय चुनाव कराने को लेकर के, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश में जो नदी नाले हैं वो अपने उफान पर होते हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की स्थिति बनती है, तो ऐसे में लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए। हालांकि जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार को प्रयोग कर रहे हैं। जी हरीश, जिन जिलों में मतदान किया जा रहा है, जहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, वहां पर मौसम विभाग की तरफ से कुछ चेतावनी भी जारी की गई है बारिश को देखते हुए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, ताकि वो समय पर घर से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। मीनाक्षी, देखिए आज गढ़वाल मंडल की अगर बात करें तो 26 ब्लॉक में जो है मतदान किया जा रहा है। साथ ही साथ कुमाऊं मंडल की अगर बात करें तो 23 विकास खंडों में जो है वो आज पहले चरण का मतदान किया जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है बारिश की, और बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। जिस तरह से देहरादून की अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें, कालसी हो और चक्राता और विकासनगर के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। और जिस तरह से अगर हम उत्तरी इलाकों की बात करें, चमोली, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जहां मतदान हो रहा है, वहां पर भी बारिश की संभावना जताई गई है। कुमाऊं के अगर कुछ रीजन की अगर बात करें तो कुमाऊं के कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर के एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन और जो चुनाव से संबंधित जो विभाग हैं उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया विनाश की सभी जगहों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं। इस तरह के हालात अगर होते हैं, जिसके हालात होते हैं, बाढ़ जैसी स्थिति होती है या फिर आपदा जैसी स्थिति होती है, लैंडस्लाइड की स्थिति होती है, तो लोगों को मदद वहां पर दी जाए। और हालांकि अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि क्या जिस तरह से हरीश पूरी नजर बनाकर रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास और लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। और वहीं दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में विश्राम गृह बनेंगे। जी हां, मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए विश्राम गृह बनाए जाएंगे। तीमारदारों के जिसमें ठहरने के, पेयजल और अन्य सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाएंगी। और साथ ही साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून और हल्द्वानी में उपचार के लिए आने वाले मरीजों के परिजनों और तीमारदारों के लिए विश्राम गृह का निर्माण किया जाएगा। विश्राम गृह में तीमारदारों के ठहरने, बैठने, पेयजल, भोजन, शौचालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। सचिवालय में सीएम धामी की मौजूदगी में विश्राम गृह सुविधा के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग और सेवादान आरोग्य संस्था के बीच एमओयू किया गया है। सीएम धामी ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में विश्राम गृह बनने से तीमारदारों को भर्ती मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को ठहरने की सुविधा मिलेगी, ताकि उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी जो मरीजों के साथ परिजन और तीमारदार आते हैं उन्हें ना हो। सीएम धामी ने सेवादान आरोग्य संस्था से किच्छा स्थित एम्स सैटेलाइट सेंटर में भी ये व्यवस्था करने को कहा है और इस पर संस्था ने सहमति भी जताई है। विश्राम गृहों में नाश्ता 20 रुपए में, दोपहर और रात का भोजन तीमारदारों को 35 रुपए में उपलब्ध होगा। विश्राम गृहों के निर्माण के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में 1750 वर्ग मीटर और राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 1400 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध की गई है इसके लिए। और वहीं आगामी 20 वर्षों के लिए एमओयू वैध रहेगा। तो देखिए, ये बड़ी सौगात दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के लिए दी जा रही है। विश्राम गृह बनाए जाएंगे। हरीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश, देखिए बड़ी सौगात यहाँ पर मिलती हुई मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर बनाना है और जो लोग हैं खासतौर पर जो
अपने मरीज को लेकर के अस्पतालों में भटकते हैं और उनको रहने ठहरने की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, शहरों में भी नहीं हो पाती है, तो इसके लिए बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। जैसे कि हल्द्वानी और देहरादून की अगर बात करें तो दो जो मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ पर सीमादारों के लिए विश्राम गृह बनाया जाएगा और जिसके लिए एमओयू साइन हुआ है और इस जो एमओयू किया गया है, साथ ही साथ जो सेवादान आरोग्य संस्था है उनकी तरफ से उनको एमओयू उनके साथ सरकार की जो है यहाँ पर एमओयू हुआ है और 20 वर्ष के लिए एमओयू साइन किया गया है, जिसमें रहने ठहरने और तमाम खाने पीने की व्यवस्थाएं सीमादारों के बीच की जाएगी, जिसमें जो लोग हैं उनको इधर उधर न भटकना पड़े। और जैसे कि चाहे हम श्रीनगर की माफ कीजिएगा, चाहे हम हल्द्वानी की बात करें या देहरादून की बात करें, तो देहरादून में रहने ठहरने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी, जिसके लिए जो लाइन चयन है वो भी किया गया है और साथ ही साथ हल्द्वानी में भी जो लाइन चयन है वो किया जाएगा, ताकि जो लोग हैं, जो सीमादार हैं, जो अपने मरीज को लेकर के अस्पतालों में पहुंचते हैं और लंबा लंबा समय उनको वहां पर रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा मोटा जो खर्चा है लोगों का लगता है, वो आप सरकार ये चाहती है कि लोगों को रहने और हम जो व्यवस्थाएं हैं वो हॉस्पिटल के अंदर मिल सके, एक गेस्ट हाउस के रूप में लोग वहां पर अपना रहन सहन कर सकें। जी हरीश, क्या लगता है कि ये निर्माण कार्य विश्राम गृहों का कब तक शुरू हो जाएगा? क्या कुछ संभावना यहाँ पर दिख रही है? देखिए, अभी सरकार के साथ और स्वास्थ्य विभाग के साथ जो एमओयू साइन हुआ है, जिसमें सेवादान आरोग्य संस्था है और उनके साथ एमओयू हुआ है, बहुत जल्द जो निर्माण कार्य है वो हो जाएगा। अगर हम देहरादून की बात करें मीनाक्षी, तो देहरादून में भी जो लैंड चयन है वो किया गया है, जिसका तो 50 वर्ग मीटर का जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है उसके लिए जमीन यहाँ पर दी गई है। और हल्द्वानी की अगर बात करें तो हल्द्वानी में 14,000 जो है वर्ग मीटर जो है वो भूमि यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी और बहुत जल्द इसमें निर्माण कार्य होंगे, ताकि जो लोग हैं जो दूर दराज से पहुंचते हैं, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों से पहुंचते हैं। अगर हम उधर देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ से बहुत बड़ी संख्या में जो लोग देहरादून पहुंचते हैं, मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था यहाँ पर सरकार मुहैया कराने जा रही है, बहुत कम रेट में, बहुत कम दर में। और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है यहाँ पर सीएम धामी की तरफ से किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हरीश, और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और वहीं उत्तराखंड में फिर जोर पकड़ रहा है मानसून। जी हां, मौसम विभाग ने कई जिलों में इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, मानसून पूरे जोरों पर है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार आज देहरादून से लेकर नैनीताल तक भारी बारिश के आसार बने हुए हैं और वहीं उत्तराखंड में मानसून इस समय अपने चरम पर है। तो देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के असर से राज्य में बारिश का सिलसिला अब तेज हो गया है। जून से शुरू हुआ मानसून अब तक सामान्य से 10% अधिक बारिश दे चुका है और जुलाई में भी ये रफ्तार बरकरार रहने वाली है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में बादल गरज चमक के साथ बरस रहे हैं और जो गर्मी से राहत तो दे रहे हैं, लेकिन सावधानी भी जरूरत बता रहे हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टेहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में हल्की सी मध्यम बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना देखिए यहाँ पर बनी हुई है। वहीं लगातार मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी की तरफ से। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टेहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, ये वो जिले शामिल हैं जहां पर भारी बारिश के आसार लगातार आईएमडी की तरफ से जताए जा रहे हैं। तो देखिए, लगातार उत्तराखंड में मॉनसून जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते अब प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट टाइगर सफारी निर्माण के बहुचर्चित घोटाले में सीबीआई को तत्कालीन डीएफओ कालागढ़ अखिलेश तिवारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। सीएम धामी ने पूर्व डीएफओ अखिलेश तिवारी पर मुकदमे की मंजूरी दे दी है। जिम कॉर्बेट में टाइगर सफारी के नाम पर करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जांच चल रही है। मामले में तत्कालीन डीएफओ अखिलेश तिवारी के खिलाफ सीबीआई विवेचना से संबंधित जांच रिपोर्ट में शामिल बिंदुओं के आधार पर संगत धाराओं के तहत अभियोजन चलाने के लिए सीएम धामी ने अनुमोदन यहां पर दे दिया है। अखरोट टाइगर सफारी निर्माण में अनियमितताओं से संबंधित प्रकरण में तत्कालीन डीएफओ कालागढ़ टाइगर रिजर्व लैंसडॉन किशन चंद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
1988 की धारा 19 और दंड संहिता की धारा 197 के तहत अभियोग चलाने की अनुमति यहां पर सीएम धामी की तरफ से दे दी गई है। और वहीं यमुनोत्री धाम में देर रात से हो रही भारी बारिश से यमुना नदी के उफान से वायर क्रेट दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई। वायर क्रेट दीवारें क्षतिग्रस्त होने से मां यमुना के मंदिर पर खतरा बना हुआ है। साथ ही सुरक्षा के उपाय नहीं होने से यात्री जान जोखिम में डालकर स्नान कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि इस संबंध में हमने शासन प्रशासन से कई बार कहा है, लेकिन कहने पर भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। और वहीं चारधाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाली फूल चट्टी जानकी चट्टी सड़क धंस गई है। 2 करोड़ 20 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने पर भी सड़क पहली बरसात नहीं झेल पाई और जगह जगह क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क का करीब 3 किलोमीटर का हिस्सा भू धसाव होने से आवाजाही के लिए खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोनीवी बड़कोट की गुणवत्ता विहीन सड़क 6 महीने की यात्रा भी नहीं झेल पाई। और वहीं काशीपुर की मंडी में रिश्वत का खेल उजागर होने के बाद अब कार्रवाई का अगला चरण शुरू हो चुका है। मंडी सचिव पूरन सिंह सैनी को विजिलेंस टीम द्वारा रंगे हाथ रिश्वत लेने पकड़े जाने के एक दिन बाद उन्हें अब न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पूरन सिंह सैनी को फल मंडी में लाइसेंस जारी करने के एवज में 1,20,000 की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता शफायत और शकील अहमद की सूचना पर यह कार्रवाई की गई थी। पूरी टीम हल्द्वानी से आई थी और मंडी सचिव को उनके कार्यालय में ही रंगे हाथों पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद मंडी परिसर में हड़कंप मच गया और सचिव को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और वहीं हरिद्वार कांवड़ मेले के दृष्टिगत जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हर की पैड़ी क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुनरीक्षण के दौरान उन्होंने घाटों की साफ सफाई, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था को भी परखा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में श्रद्धालुओं की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। निरीक्षण के दौरान डीएमओ एसएसपी ने दिव्य गंगा आरती में भाग लिया और मां गंगा का आशीर्वाद भी लिया। और वहीं बीते दिनों रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे क्रॉसिंग से लाइन पास संजय नगर कॉलोनी के फलहारी बाबा मंदिर तक और उसके बाद राजीव नगर बंगाली कॉलोनी में रेलवे द्वारा की गई नापजोख की कार्रवाई के विरोध में क्षेत्रवासियों ने बैठक आयोजित की। संघर्ष समिति का गठन करते हुए आंदोलन की रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही बैठक में तय हुआ कि रेलवे विभाग द्वारा अब फिर से उक्त कॉलोनी में आकर नापजोख की कार्रवाई की गई तो उसका एकजुट होकर कड़ा विरोध किया जाएगा। इसके लिए विधिक राय लेकर कोर्ट के पास भी जाना पड़ा तो उसे भी संघर्ष समिति पीछे नहीं हटेगी। तो इतना कहना है कि लालकुआं की जो वसायत है पिछले 50 वर्षों से अधिक की है और यहाँ पर लोग कारोबार की दृष्टि से रहते हैं, गरीब लोग अपना रोजगार करते हैं और उन्होंने अपने मकान भी बना लिए हैं। पूर्व में भी रेलवे की जो जमीन नहीं थी उन्होंने जबरन उसको बलपूर्वक तोड़ा और यही गतिविधियां उन्होंने आज भी शुरू कर दी है। हाथीखाना क्षेत्र विशेषकर जो रेल की परिधि में नहीं आता है वहां उन्होंने नपाई का काम शुरू किया है। बंगाली कॉलोनी ने उन्होंने रेलवे ने अपनी बाउंड्री बनाकर अपना क्षेत्र पूरा ले लिया, उसके बाद उसकी नपाई शुरू कर दी है, जो कि निश्चित रूप से गलत है। इस संबंध में यहाँ के स्थानीय लोगों ने आज बैठकर एक बैठक की है और बैठक कर इसको आखिरी दम तक लड़ने का निश्चय लिया है। यहाँ के जो अपने जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे, शासन प्रशासन से बात करेंगे और गरीबों को ना उजाया जाए इसके लिए एक समिति बनाई गई है, वो पूर्ण रूप से प्रयास करेगी और माननीय सांसद जी और विधायक जी को इस बारे में अवगत करा दिया है और सांसद जी द्वारा भी रेल विभाग को अवगत करा दिया है कि अनावश्यक रूप से ऐसा दबाव न बनाया जाए और जो तत्काल कार्रवाई की जा रही है उसको रोका जाए। हम गरीब लोग हैं, मैं खुद 46 साल का हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। मुझे जब हम लोग बसे थे राजीव नगर बंगाली कॉलोनी में तो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने बाकायदा हम लोगों को यहाँ बसाया था, जैसे बिंदु खत्ते को बसाया। तब ये रेलवे की जमीन नहीं थी। आज रेलवे को क्या जरूरत है, क्या है, इस बंगाली कॉलोनी का जो सीमांकन था
उसको 3 बार तोड़ा गया और चौथी बार में इन्होंने अपनी बाउंड्री कर दी। अब हमारे वहां 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बन गया। अब रेलवे को जब जब जरूरत पड़ती है वो अपना फीता लेकर के आ जाते हैं और ये तोड़ने लग जाते हैं। क्योंकि इस समय सरकार भी हमारा है, विधायक भी हमारा है और सांसद भी हमारे हैं, मुख्यमंत्री हमारे हैं, तो हम प्रयासरत हैं एक कमेटी के माध्यम से कि विधायक जी, सांसद जी एवं मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इस विषय में बात करें और इसका हल निकालें। जो एक दहशत का माहौल है हमारे राजीव नगर बंगाली कॉलोनी हाथी खाना लाइन पर, और इससे जो है हमें मुख्यमंत्री जी इससे निकाल। अच्छा, आपको पता है कि लाल कुआं पूरा कोई बहुत बड़ा एरिया तो है नहीं, ठीक है। अगर हम लाल कुआं नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को लेके चले तो यहाँ की टोटल जनसंख्या तक, अगर हम वोटर की बात करें तो 18 से 20 हजार वोटर और टोटल जनसंख्या तकरीबन जो है 35 से 40 हजार है, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कि यहाँ बाहरी लोग आकर बसे थे सब, ठीक है। उसके बाद इसको जो है लाल कुआं में पहले आप जानते हैं गौला में चुगान हुआ करता था, जंगल की लकड़ियां, यही कारोबार था यहाँ। तो आप जानते हैं सारे ही जितने भी लोग हैं वो सब बाहरी लोग आए बसे हैं। अब आप देख रहे हैं पिछले लंबे समय से, चाहे वो ट्रांसपोर्ट लाइन हो, कभी वन विभाग तोड़ने आ जा रहा है, ठीक, कभी रेलवे तोड़ने आ जा रहा है, कभी पीडब्ल्यूडी आ जा रहा है, कभी भूतल परिवहन विभाग वाले आ जा रहे हैं हाईवे के नाम पे। और अभी आप देख रहे हैं कि नगीना कॉलोनी 3 चरणों में तोड़ी गई, जबकि इतनी जमीन जो उनकी जमीन थी नहीं वो भी तोड़ी गई। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।